Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will discuss the remaining topic of the cardiovascular response to exercise. Actually, exercise physiology इतनी extensive है कि एक वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना that is impossible. तो मैंने इसलिए इसको स्प्लिट कर दिया है दो चैप्टर्स में. ये वीडियोस थोड़ी बोरिंग बनी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करूँ कि जिससे आप लोग इस सब्जेक्ट, क्योंकि इट्स वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, तो इसमें बोर ना हो. अच्छा, अब जो है फर्स्ट चीज़ जो इसमें डिस्कस करनी है वो ये है कि सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज क्या क्या होते हैं. ठीक है, अब हार्ट रेट में जो चेंज आता है और जो ब्लड प्रेशर में चेंज आता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है कि किस टाइप की, वो बेसिकली उसमें जो है वो तीन वजह से होता है. एक तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप और किस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, दूसरा कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज क्या है, और तीसरा कि कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. अब सिवियरिटी ऑफ एक्सरसाइज में हमारे पास बेसिकली तीन टाइप की एक्सरसाइज होती हैं, एक माइल्ड, एक मॉडरेट और एक स्वेयर. ठीक है, अब एक पर्सन है वो स्लो वॉक कर रहा है, तो उसके जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें बहुत कम चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, तो इससे हम बोलते हैं माइल्ड एक्सरसाइज. फिर उसने स्लो वॉकिंग से फास्ट वॉकिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, फिर या स्लो रनिंग स्टार्ट कर दी, तो वो मॉडरेट एक्सरसाइज होता है. इसमें जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में चेंज जो आता है वो मॉडरेट आता है. फिर उसने फास्ट रनिंग स्टार्ट कर दी, मस्कुलर एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे जो चेंज आता है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, और इस एक्सरसाइज को स्वेयर एक्सरसाइज बोलते हैं. अब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस टाइम हार्ट जो ब्लड इजेक्ट करता है और जो प्रेशर जनरेट होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं. और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होता है, डायस्टोलिक कंडीशन में होता है, तब आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं. अब इसमें हमारे पास जो तीन जो टाइप ऑफ एक्सरसाइज हैं, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर, उनमें हमारे पास डायस्टोलिक और सिस्टोलिक में क्या क्या चेंजेस आती हैं वो डिस्कस करेंगे. अब जो माइल्ड एक्सरसाइज है वहाँ पे जो है वो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज़ करता है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता. मॉडरेट एक्सरसाइज जिसमें हमने पढ़ा था कि फ़ास्ट वॉकिंग या हमारे पास स्लो रनिंग एग्जांपल है, इसमें हमारे पास स्लो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ करता है और डायस्टोलिक दोनों इंक्रीज़ करते हैं. लेकिन हमारे पास स्वेयर एक्सरसाइज है, उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करता है. अब ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक बात माइंड में रखना कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कार्डिक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. तो एक्सरसाइज के दौरान कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करता है और जो टोटल पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करती है. वो डिक्रीज़ क्यों होती है, क्योंकि वेजल्स में एक्सरसाइजिंग मसल में जिस मसल में एक्सरसाइज हो रही होती है वहाँ पे जो वेजल्स हैं वहाँ पे वेजोडाइलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है. उसी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ होता है. अब हम डिस्कस करेंगे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को. ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अब हमने डिस्कस किया था लास्ट में कि वो जो है वो हमारे पास जो है डिक्रीज़ हो जाती है एक्सरसाइजिंग मसल में ड्यू टू वेजोडाइलेशन. अब इसमें कि दो कंडीशंस बताई हुई हैं. एक कंडीशन जिसमें सारे के सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं, लाइक स्विमिंग हो गया, मैराथन रनिंग हो गया, जिसमें पूरी की पूरी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व हैं, उस पर हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है. अब वो डिक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि वेजल्स में जो वेजोडाइलेशन है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो ओवरराइड कर जाती है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को. लेकिन वो कंडीशन जिसमें सारे मसल्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई स्पेसिफिक मसल इन्वॉल्व हैं, लाइक हैमरिंग अ नेल या लॉन मूविंग या डंबल्स उठाना, ठीक है, इस केस में क्या होता है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डोमिनेट करता है. अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो इमोशनल इन्फ्लुएंस है हमारे पास एक्सरसाइज पे. अब जो सब मैक्सिमल एक्सरसाइज होती है, सब मैक्सिमल एक्सरसाइज कौन सी होती है, वो एक्सरसाइज जिसमें हम इंटेंसिटी जो है वो रेगुलर इंटरवल से इंक्रीज़ करते जाते हैं, लेकिन उसको 85% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट से ज़्यादा नहीं करते, मतलब मैक्सिमम एक्सरसाइज से थोड़ी सी कम, दैट इज़ नोन एज सब मैक्सिमल एक्सरसाइज.
अब जो सब मैक्सिमल एक्सरसाइज हम ऐसी कंडीशन में करेंगे जिसमें हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड होगा, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज फॉर स्ट्रेस, इससे याद रखना है कि ये वो सिस्टम है जो स्ट्रेस कंडीशन में, फाइट और फ्लाइट कंडीशन में या किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिवेट होता है। इस कंडीशन में अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर है वो हाई होगा एज़ कम्पेयर टू अगर एक नॉर्मल न्यूट्रल कंडीशन में एक्सरसाइज करेंगे। अब एक एक्सरसाइजिंग मसल है, ठीक है। अब वो एक्सरसाइज कर रहा है, मसलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वहाँ पे हमारे पास एटीपी सिंथेसिस की जो डिमांड है, एटीपी की जो सप्लाई है फॉर द एनर्जी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन मसल, वो हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब ये डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारे पास जो सप्लाई है ऑक्सीजन का मसल में जाने वाला, वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है। एक टाइम आता है कि जब कार्डिक आउटपुट और हार्ट रेट एक प्लेटू रीच करता है एट 100% ऑफ द VO2 मैक्स। अब इस केस में क्या होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है कि मैक्सिमल ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल, ठीक है। अब इसके साथ ही हमारे पास जो मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक है वो भी अकर करती है, ठीक है। अब एक्सरसाइजिंग मसल है, उस पर हमारे पास जो है वो एटीपी की डिमांड ज़्यादा हुई ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके कॉन्ट्रैक्टिंग मसल को, तब हमारे पास ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा हुआ, कार्डिक आउटपुट और हार्ट रेट जो है वो प्लेटू रीच किया एट द 100% ऑफ VO2 मैक्स पे। इस पॉइंट पे क्या है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन मिल रही है स्केलेटल मसल को जो एक्सरसाइज कर रहा है, और अलॉन्ग विद इट हमारे पास जो मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक भी हो रहा है बाय दैट स्केलेटल मसल। अब जो है डबल प्रोडक्ट के नेक्स्ट, ठीक है, बेसिकली जो मेटाबॉलिक डिमांड एक एक्सरसाइजिंग मसल में इंक्रीज़ हो जाती है उसे हम एग्जामिन करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं बाय द एग्जामिनिंग द डबल प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज़ रेट प्रेशर प्रोडक्ट। अब डबल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब इसका डबल प्रोडक्ट का बेसिकली एप्लीकेशन क्या है, इसका जो बेनिफिट क्या है वो ये है कि जब हम किसी पेशेंट को एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं और वो पेशेंट जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का पेशेंट होता है, तो ये हमें हेल्प करता है कि हम उसे किस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक वो पेशेंट है वो हमारे पास आया है, ठीक है, उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हमने उसे एक्सरसाइज करवाई है, ठीक है, और उसको ड्यू टू द मायोकार्डियल इस्कीमा, ठीक है, उसको डबल प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटर देन 30,000 जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, तो हमने उसे ऐसी एक्सरसाइज रिकमेंड करनी है जो इस डबल प्रोडक्ट से कम हो, जिसकी इंटेंसिटी कम हो, ठीक है। अब अगर प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज बंदा करे, बहुत लॉन्ग टाइम की ड्यूरेशन हो उसका, तो हमारे पास क्या होता है कि हार्ट रेट तो इंक्रीज़ होता है लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। अब इस इंक्रीज़ इन हार्ट रेट और डिक्रीज़ इन स्ट्रोक वॉल्यूम को हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर ड्रिफ्ट इन प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज होती है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो एज अ रिज़ल्ट डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन होती है तो प्लाज्मा वॉल्यूम की रिडक्शन हो जाती है, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है। जब प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है तो वीनस रिटर्न रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जब वीनस रिटर्न टू द हार्ट रिड्यूस हो जाता है तो एज अ रिज़ल्ट स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो फिर हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है और उसको कार्डियोवैस्कुलर ड्रिफ्ट बोलते हैं इन प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट थिंग दैट इज़ रिकवरी फ्रॉम एक्सरसाइज, ठीक है। अब एक शॉर्ट टर्म लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज होगी तो उससे जो रिकवरी है वो रैपिड हो जाएगी, लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज होगी तो उससे रिकवरी जो है वो स्लो होगी। अब शॉर्ट टर्म लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज से रिकवरी रैपिड होगी ट्रेन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फास्टर एज़ कम्पेयर टू अनट्रेंड, क्योंकि ट्रेन सब्जेक्ट्स में अभी तक इतना हाई हार्ट रेट जो है वो अचीव नहीं करेंगे इन अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज दैन एंड एज़ कम्पेयर टू अनट्रेंड सब्जेक्ट्स, ठीक है। उनकी तो थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी तो उनका हार्ट रेट बहुत हाई हो जाएगा। अब जो स्लो रिकवरी है लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज में वो पर्टिकुलरली ट्रू व्हेन एक्सरसाइज जो है वो किसी हॉट ह्यूमिड कंडीशन में परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अब क्योंकि जिसमें हार्ट जो एलिवेटेड बॉडी का टेम्परेचर है वो हार्ट रेट का फॉल जो है वो हमारे पास डिले कर देता है, जिसकी वजह से रिकवरी फ्रॉम एक्सरसाइज हमारे पास डिले हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब जो नेक्स्ट ग्राफ है इसमें हम देख रहे हैं जो हमारे पास कार्डिक आउटपुट में, स्ट्रोक वॉल्यूम में और जो हार्ट रेट में हमारे पास ट्रांजिशन आ रहा है रेस्ट में, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में, सब मैक्सिमल इंटेंसिटी एक्सरसाइज में और फिर रिकवरी में, तो वो डिस्कस कर रहे हैं इस ग्राफ में, ठीक है।
अब रेस्ट में वो एक नॉर्मल पॉइंट पे होगा, ठीक है। उसके बाद जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा और फिर रिकवरी में वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कार्डियोवास्कुलर एडजस्टमेंट्स, ठीक है, जो हमारे पास एक्सरसाइज के स्टार्ट में होती हैं, ठीक है। अब क्या है, पहले 1 सेकंड में ही जो है हमारे पास विड्रॉल हो जाएगा वेगल आउटफ्लो का, ठीक है, और फॉलोड बाय द इंक्रीज़ इन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है। अब होता क्या है कि आर्टीरियोल्स में हमारे पास वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी एक्टिव स्केलेटल मसल्स में, लेकिन जो इनएक्टिव मसल्स हैं, इनएक्टिव एरियाज़ हैं, लेस एक्टिव एरियाज़ है, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वेजल्स की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा, दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो टू द मसल मैच द मेटाबॉलिक नीड, ठीक है। बेसिकली क्या क्या एडजस्टमेंट होती हैं, पहले 1 सेकंड में वेगल आउटफ्लो का विड्रॉल हो जाता है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टीरियोल्स में वेज़ोडाइलेशन हो जाती है एक्टिव मसल्स में, ताकि ब्लड फ्लो ज़्यादा इजीली हो, ठीक है, और वो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो और वो मेटाबॉलिक नीड जो है, मेटाबॉलिक डिमांड है मसल्स की, उसको मैच कर सके। अब कौन कौन से सिग्नल्स हैं जो हमारे पास CVS को टर्न ऑन करते हैं एट द ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। बेसिकली सेंट्रल कमांड थ्योरी आ जाती है इसमें। अब जो इनिशियल हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो चेंज आता है वो हमारे पास बिल्कुल बिगनिंग में डायनामिक एक्सरसाइज के वो बेसिकली जनरेटेड बाय द ब्रेन, ठीक है। बाय जनरेटेड से जो ब्रेन जो है वो CV मोटर सिग्नल जनरेट करता है, जिसकी वजह से बिगनिंग में जो है हमारे पास इनिशियल चेंज आता है। अब वेरियस अदर जो हमारे पास जो फीडबैक देते हैं हमारे पास CV एक्टिविटी की, तो वो हमारे पास हैं हार्ट के मैकेनोरिसेप्टर्स, मसल्स के कीमोरिसेप्टर्स, मसल मैकेनोरिसेप्टर एंड द प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर, ठीक है, दैट आर बैरो रिसेप्टर, जो लोकेटेड है हमारे पास कैरोटिड आर्टरी में और एओर्टिक आर्क में। अब नेक्स्ट में जो है वो सेंट्रल कमांड है, ठीक है, दैट इज़ अ हायर ब्रेन सेंटर्स, ठीक है। वो हमारे पास आगे फर्दर जो है वो एक्टिवेट करते हैं CV कंट्रोल सेंटर्स को, ठीक है, और वो फर्दर एक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स पे और हार्ट पे। अब CV कंट्रोल सेंटर पे हमारे पास सिग्नल्स कहाँ से आते हैं, क्या चीज़ एक्ट करती है, ठीक है। हमारे पास डायरेक्ट कीमो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं एंड बैरो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स में हमारे पास प्रेजेंट है कीमो रिसेप्टर और मैकेनो रिसेप्टर्स, और बैरो रिसेप्टर हमारे पास कैरोटिड आर्टरी में एओर्टिक आर्ट्स में प्रेजेंट है। अच्छा, नेक्स्ट दैट इज़ अ एथलीट हार्ट, ठीक है। अब इसमें इनमें क्या होता है कि बेसिकली हाइपरट्रॉफिक हार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इतनी इंटेंस इनके कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट्स होते हैं कि इनके हार्ट में हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इनका जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो इनलार्ज हो जाता है और राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो वॉल होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल की, उसकी भी थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है बाय 15 to 20%। एज अ रिज़ल्ट इनका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन इनमें जो है वो पल्स रेट जो है वो रेस्टिंग पल्स जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ जाता है, दैट इज़ इन कंडीशन ब्रेडिकार्डिया हो जाता है अलॉन्ग विद द इरेगुलर रिदम्स, ठीक है। अब इनमें कितना पल्स कितना होता है, दैट इज़ 40 to 70 बीट्स पर मिनट। अब जो है वो हमारे पास जो ट्रेनिंग का इफेक्ट होता है ऑन द हार्ट हाइपरट्रॉफी एंड कार्डिक आउटपुट पे, ठीक है। अब जैसे ही वर्कलोड ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ वर्कलोड होता है लॉन्ग टर्म जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो कार्डिक मास है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास हार्ट मास इंक्रीज़ होता है 50 to 75% इन मैराथन रनर्स, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाता है, जो हमारे पास कितना हो जाता है, दैट इज़ 30 to 40 लीटर पर मिनट, ठीक है। अब जो ट्रेन एथलीट्स होते हैं उनमें जो मैक्सिमम हार्ट रेट होता है रेस्ट में भी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो मैक्सिमम हार्ट रेट जो होता है वो रेस्टिंग हार्ट रेट मैक्सिमम हार्ट रेट दोनों, ठीक है, वो एक एवरेज हार्ट बीट से जो है वो नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब ये किस वजह से होता है, क्योंकि अब एथलीट्स में क्या होता है कि इनके जो हार्ट मसल हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट हार्ट पंप मोर ब्लड पर बीट। अब इसलिए जो है एक एडिक्वेट जो ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करने के लिए हार्ट को ज़्यादा वर्क हार्ड नहीं करना पड़ता, उसको ज़्यादा वर्क परफॉर्म नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से जो हमारे पास एवरेज हार्ट बीट है वो फॉल बिलो द नॉर्मल। अब इसमें क्या है कि जो एथलीट्स हैं, जो ट्रेंड एथलीट्स हैं, उनके जो मैक्सिमम हार्ट रेट है रेस्ट में रेस्टिंग हार्ट रेट दोनों जो है वो बिलो नॉर्मल चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि एथलीट जो हैं उनके जो हार्ट के मसल हैं वो लार्ज हो जाते हैं, वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। उसकी वजह से जो उनके जो एक हार्ट बीट में ही जो है वो जितना ब्लड पम्प करता है वो इतना सफिशेंट होता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है, जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको मेंटेन कर सके। तो हार्ट को ज़्यादा वर्क हार्ड नहीं करना पड़ता,
जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट कम हो जाती है। अब कोई भी हार्ट डिजीज़ होगी तो उसकी वजह से हमारे पास मसल पावर डिक्रीज़ होगी, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जो मैक्सिमल कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ है वो हमारे पास 50% होता है बिटवीन द एज 18 टू 80 ईयर्स, ठीक है। उसके दरमियान 50% जो हमारे पास मैक्सिमल कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल ने बेसिकली समरी बताई हुई है कि इनके साथ क्या क्या होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। हार्ट रेट जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज के दौरान जो है वो इंक्रीज़ होता है। अब क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि सिंपैथेटिक जो है वो एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज़ हो जाती है ऑफ एसएन नोड्स, ठीक है। सेकंड थिंग है दैट इज़ वीनस रिटर्न, ठीक है। वीनस रिटर्न जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज के दौरान इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि वीनस वैसोकंस्ट्रक्शन होती है और जो रिस्पायरेटरी पंप है और जो स्केलेटन मसल पंप है वो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर इसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्डिक आउटपुट है। अब कार्डिक आउटपुट हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम है, तो हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होता है एक्सरसाइज में, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है, एज अ रिजल्ट कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़ होता है। अब जो एक्टिव स्केलेटल मसल है और हार्ट मसल है उनमें ब्लड फ्लो हमारे पास इंक्रीज़ होता है, और इन एक्टिव जिसमें हमारे पास जीआईटी आ जाती है, किडनी आ जाती हैं, अदर ऑर्गन्स आ जाती हैं, उनमें हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ होता है। अब रिमेंबर वन थिंग कि ब्रेन में ब्लड फ्लो अनचेंज रहता है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मतलब अब बाकी सब में चेंज होता है लेकिन ब्रेन में अनचेंज रहता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज के दौरान जो ब्लड फ्लो टू द स्किन है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वासोडाइलेशन हो जाती है स्किन आर्टेरियोल्स की, ठीक है। और फिर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो स्केलेटन मसल है, हार्ट है, स्किन है, वहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, और जो ऑर्गन्स है वहाँ की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली समरी है, अगर ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो ये बहुत इजी है मेमोराइज़ करने के लिए सारा का सारा टॉपिक, ठीक। अब नेक्स्ट जो इसमें डिस्कस किया दैट इज़ हीमोडायनामिक्स। हीमो मीन ब्लड एंड डायनामिक्स मीन मोशन। अब सबसे पहले वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक सेल होता है, ठीक है। प्लाज्मा इज़ बेसिकली वाटरी पोर्शन ऑफ द ब्लड, ठीक है, जिसमें हमारे पास न्यूमरस आइंस हैं, प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, ठीक है। और सेल दैट मेक अप द ब्लड, ठीक है, जिसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं और प्लेटलेट्स आ जाती हैं। अब हेमाटोक्रिट क्या है? द ब्लड दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट इज़ 42%, ठीक है। अब ब्लड जो है वो सेवरल टाइम मोर विस्कस होता है वाटर से, ठीक है। जब इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास इसकी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है ब्लड फ्लो की मूव थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट थिंग दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर, रेजिस्टेंस एंड फ्लो। अब जो ब्लड फ्लो है उसका जो है वो थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम जो है वो डिपेंड्स इन द पार्ट ऑन द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एट द टू साइड ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। अब एक जो है हमारे पास ब्लड फ्लो है वो एक वेस्कुलर सिस्टम के किसी पार्ट में डिपेंड करता है उस सिस्टम के जो दोनों एंड है उस पर हमारे पास जो प्रेशर है उनका डिफरेंस पे, ठीक है। द रेट ऑफ द फ्लो इज़ अ प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस दैट इज़ P1 माइनस P2 बिटवीन द एंड ऑफ ट्यूब्स। अभी तो फ्लो रेट ऑफ द ब्लड है ये हमारे वेस्कुलर सिस्टम में ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास प्रेशर डिफरेंस के, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा फ्लो रेट होगा, लेकिन इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास है किससे? जो प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमारे पास फ्लो रेट होगा ब्लड का, लेकिन जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम ब्लड का फ्लो रेट होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ब्लड का फ्लो रेट होगा। अब जो एक्सरसाइज के दौरान हमारे पास ब्लड फ्लो इंक्रीज़ किस तरह होता है कि हमारे पास जो है वो जिस तरह स्मॉल राइज होता है हमारे पास ब्लड प्रेशर का, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है तो ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का और ब्लड फ्लो का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली रिलेशन बताया हुआ हमारे पास प्रेशर का, रेजिस्टेंस का और फ्लो का, ठीक है। अब हमारे पास ब्लड फ्लो क्या होता है कि दोनों जो है वो रेट ऑफ द फ्लो इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। अब जो दोनों एंड ऑफ अ ट्यूब के दरमियान जो डिफरेंस है प्रेशर का उस पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल है उसके साथ। अब ये ब्लड फ्लो उसके तो प्रोपोर्शनल है प्रेशर डिफरेंस के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। तो जैसे ही हमारे पास ब्लड प्रेशर राइज करता है तो हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है।
अब द लास्ट थिंग दैट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड फ्लो, ठीक है, वो फैक्टर जो ब्लड फ्लो की रेजिस्टेंस को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास लेंथ ऑफ वेजल्स के और विस्कोसिटी ऑफ ब्लड के। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वेजल्स की उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। लेकिन जो है वो हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा वेसल का उतनी ज़्यादा जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी, उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। जितना कम रेडियस होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। रेजिस्टेंस का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड से, लेंथ ऑफ वेसल से, और इन्वर्स रिलेशन है हमारे पास किससे, टू द रेडियस ऑफ वेसल। At the last but not least, important questions for FUIC students are mentioned in description box. Thank you.